नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवाई आपका अध्यापक विषय भारतीय इतिहास। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर कक्षा 7 यानी 7 के पाठ संख्या 2 जिसका टाइटल है आपके नए राजा और उनके राज्य का पहला भाग पढ़ा था। इसमें हमने राजा से संबंधित भारत के अंदर जिन नए वंश का उद्भव हुआ था उनके बारे में पढ़ा, जिनके अंदर आपके परमार है, प्रतिहार है, चाहमान है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है। इन राजवंशों के बारे में पढ़ा था हमने। राजा की उपाधियों के बारे में पढ़ा, राजा की दान प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा। और चूंकि साथियों आज हम इस पाठ का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने जो पाठ के अंदर विषय वस्तु के तहत दिए हुए हैं उनको पॉइंट बनाकर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करने जा रहे हैं हम पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है अपना। तो आज की जो अपनी जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों, वो बताया गया है एक राजा का ऐतिहासिक विवरण जिसे नागभट्ट द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट द्वितीय किस वंश का था, क्या उसकी उपाधि थी, उसका शासनकालीन समय कौन सा रहा, उसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक बताया जाता है, साथ ही वो किस धर्म से संबंधित था, ये सारी जानकारी अक्सर आपसे पूछी जा सकती है। शुरू करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, नागभट्ट द्वितीय के बारे में। यह शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नागभट्ट द्वितीय जो है यह प्रतिहार वंश का शासक बताया जाता है। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने प्रतिहार शब्द का अर्थ आपको एक्सप्लेन कर दिया था। प्रतिहार वंश का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल या अरब आक्रमणकारियों से रक्षा करने वाला, अर्थात इसे लक्ष्मण का वंशज भी कहा जाता है। क्योंकि नागभट्ट द्वितीय जो है इसका कार्यकाल जो देखने को मिलता है यह 800 ईस्वी से लगाकर 833 ईस्वी बताया जाता है। स्पेशली पाठ संख्या 2 में राजा और उनके राज्य के तहत हमें जिस राजा के बारे में डिटेल पढ़ने को मिलती है वो नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी अपने से पूछी जा सकती है। तो बात करते हैं इनके वंश के बारे में। तो वंश का नाम बताया जाता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो है, चूंकि इस वंश के साथ में एक क्षेत्रीय नाम जुड़ा गुजरना, तो गुजरना क्षेत्र से बिलोंग करने के कारण इस वंश के शासकों को गुजर प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम इनकी उपाधि। तो नागभट्ट द्वितीय जो है इन्होंने जो उपाधि धारण की है, उपाधि के अंदर पहली जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वह है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा। और दूसरी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है उसका नाम है परम भट्टारक। परम भट्टारक इसकी दूसरी उपाधि हमें देखने को मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे इस उपाधि का अर्थ पूछा जा सकता है। महाराजा धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा। अब हम बात करते हैं इनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों में, बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, नागभट्ट द्वितीय ने जो अपनी राजधानी स्थापित की है उसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। कन्नौज जो है ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। चूंकि प्राचीन भारत में जब सबसे इंपॉर्टेंट ख्याति प्राप्त जो सबसे विस्तृत क्षेत्र बताया जाता था, सुदृढ़ शक्तिशाली, उसे मगध के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीता मगध अपनी जो प्रसिद्धि है वो खोने लग गया। मगध का जब साम्राज्यिक विस्तार का हास हुआ उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र उभर कर सामने आया उसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में राजाओं में ये होड़ लगी रहती थी कि किस कंडीशन में हम कन्नौज को प्राप्त कर सके। तो नागभट्ट द्वितीय ने राजधानी बनाई अपनी कन्नौज। चूंकि कन्नौज जो है यह ऐतिहासिक उपलब्धि लिए हुए हैं
और कन्नौज से संबंधित आपके पास पाठ के अंदर जो विषय वस्तु एक युद्ध का प्रसिद्ध विवरण हमें पढ़ने को मिलता है, इसका नाम है त्रिपक्षीय युद्ध। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपक्षीय युद्ध की सविस्तार जानकारी। त्रिपक्षीय का अर्थ होता है तीन पक्षों वाला युद्ध, जिसमें तीन पक्ष आपस में उलझ गए, भिड़ गए, लड़ गए। चूंकि त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए हुआ था? कन्नौज को हासिल करने के लिए। कन्नौज कहां पड़ता है यह भी पूछा जा सकता है। तो कन्नौज जो है यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, फर्रुखाबाद जिला यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है कन्नौज। चूंकि त्रिपक्षीय ये युद्ध है, यह युद्ध है वह युद्ध ऐतिहासिक जो 100 वर्षों तक लड़ा गया था। कन्नौज को जीतने के लिए 100 वर्षों तक जो संघर्षशील युद्ध रहा है उसे त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब तीन पक्ष में किन किन राजवंशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, बात कर लेते हैं दक्षिण भारत का वंश जिसे राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट जो वंश है इसके संस्थापक का जिक्र भी आपसे किया जा सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रकूट जो वंश है इसका संस्थापक का नाम बताया जाता है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग इस वंश का संस्थापक बताया जाता है क्योंकि इस वंश में से सबसे ज्यादा कन्नौज को हासिल करने के लिए सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहा है उनमें पहला नाम आता है दुर्ग, सम्राट दुर्ग, या इसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जा सकता है। बात करते हैं दूसरे पक्ष के बारे में। वैसे गोविंद तृतीय का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, गोविंद तृतीय का। फिर बात करते हैं दूसरे पक्ष की। तो त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर दूसरा जो ऐतिहासिक वंश का जो पक्ष बताया जाता है जिसने पार्टिसिपेट किया था त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर, उसका नाम बताया जाता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से इसे जाना जाता है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसका संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, संस्थापक कौन हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की दो शाखाएं बताई जाती है। जो शाखा मंडोर में इनकी शाखा स्थापित हुई थी उसका मूल पुरुष बताया जाता है आपके हरिश्चंद्र। क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा और थी भीनमाल जालोर में, उसका संस्थापक बताया जाता है नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट द्वितीय के प्रथम के बाद में जो प्रसिद्ध राजा हुआ है उसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जो है इसने कन्नौज को जीतकर अपनी स्थायी राजधानी बनाई। तो एक पक्ष हमने राष्ट्रकूट पढ़ लिया, दूसरा पक्ष हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया, तीसरा जो पक्ष हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों उसका नाम है, आपके वंश का नाम है पाल वंश। अगर पूछ ले कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक ये पूछा जा सकता है आपसे। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल इसके प्रमुख राजा बताए जाते हैं। तो तीनों पक्षों के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। तो उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो बताया जाता है मिहिर भोज। तो साथियों हमने त्रिपक्षीय ऐतिहासिक युद्ध का सविस्तार वर्णन कर लिया। क्योंकि ये युद्ध जो होते थे अक्सर इनमें राजाओं की जो मनोदशा देखने को मिलती थी वो थी धन की प्राप्ति के लिए भी युद्ध करते थे, यश की प्राप्ति के लिए भी युद्ध करते थे, साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी अपना ये युद्ध करते थे, लगातार निरंतर युद्ध के अंदर लिप्त रहते थे। साथ ही अपनी ऐतिहासिक ख्याति जो है उसे बढ़ाने के लिए भी यह युद्ध किए जाते थे। क्योंकि जहां पर भी ये युद्ध किए जाते थे उस संपूर्ण क्षेत्र को लूट लिया जाता था अटैकर यानी आक्रमण करने वाले राजाओं के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने इस पॉइंट के माध्यम से त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध जो युद्ध है इस युद्ध की डिटेल हमने
पढ़ ली थी। त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर एक चक्रा युद्ध नाम का शासक भी था, जो उस समय कन्नौज का शासक बताया जाता है, जिसको हरा कर ये सारे आपस में उलझे, जिसे त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले कि त्रिपक्षीय युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था, तो त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था 100 वर्षों तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल वापस पुनः रिटर्न करते हैं एक बार नागभट्ट द्वितीय के बारे में। नागभट्ट द्वितीय जो है यह वैष्णव धर्म जो है इसका अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। और साथ ही अगर हम बात करें नागभट्ट द्वितीय की ऐतिहासिक जानकारी की, तो नागभट्ट द्वितीय की ऐतिहासिक जानकारी हमें कहां से पढ़ने को मिलती है, तो नागभट्ट द्वितीय की ऐतिहासिक जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से पढ़ने को मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति जो है यह संस्कृत भाषा में कहाँ उत्कीर्ण की गई है? अगर राज्य का नाम पूछे तो नाम आता है आपके मध्य प्रदेश। क्योंकि ग्वालियर प्रशस्ति जो है यह संस्कृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण की गई थी। पिछले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने बात की थी प्रशस्ति की। तो राजा जो हैं अपनी यशो गाथा या अपनी शौर्य गाथा या अपनी प्रशंसा भरे शब्दों को, ऐतिहासिक जो जानकारी है उसे किसी कठोर या प्रस्तर यानी पत्थर पर उत्कीर्ण करवाता है, उसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, अन्य प्रशस्तियों जैसे राजसिंह प्रशस्ति है, इसके अलावा राजसिंह प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति है, आदि प्रशस्तियों का जिक्र भी हमें पूछा जा सकता है। तो नागभट्ट द्वितीय की ऐतिहासिक जानकारी हमें कहां से पढ़ने को मिलती है, तो नाम आता है आपके ग्वालियर प्रशस्ति। अब हम बात करते हैं कि ये जो राजा होते थे, राजा अपनी ऐतिहासिक जानकारी या प्रशस्ति या फिर छोटे छोटे जो ताम्र पत्र हुआ करते थे जिनके ऊपर अभिलेख लिखवाते थे, वो ताम्र पत्र किस प्रकार से होते थे एक बार अपने को देखना है खाली और इसको समझना है। तो ताम्र पत्र इस प्रकार से होते थे, ये तांबे से बना है जिसके ऊपर कुछ लेख जो हैं इन्हें उत्कीर्ण किया जाता था या फिर इन्हें जब सांचों के अंदर डाला जाता था उसी समय इनके अंदर लेख उत्कीर्ण हो जाते थे, जो सांचों के अंदर विभिन्न प्रकार की लिखावट के अनुसार बताए जाते थे। अब ये जो ताम्र पत्र हैं ये हमें इस कंडीशन के देखने को मिलते हैं। ताम्र पत्र जो हैं जिनमें राजाओं की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें देखने को मिलती है, और बहुत सारे ताम्र पत्र जो छोटे छोटे होते थे जिनमें अभिलेख युक्त जानकारी लिखी गई थी, उन्हें संजोकर किसी धागे के अंदर पिरोकर या फिर किसी धातु के अंदर पिरोकर इसे रखा जाता था। अब हम बात करते हैं कि नागभट्ट द्वितीय जो हैं इन्होंने युद्ध के बदौलत कहां किस क्षेत्र को अपना साम्राज्य के अंदर मिलाया था उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो नागभट्ट द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार जो कहां तक किया था, तो इसमें क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश, सेंधव जो सिंधु नदी का विस्तृत जो प्रवाह क्षेत्र है, उसके अलावा विदर्भ एक महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जिसे विदर्भ के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कलिंग कहते हैं उड़ीसा को, बंग कहते हैं बंगाल को, अनर्थ कहते हैं गुजरात को, मालवा, चूंकि मालवा के बारे में आपको डिटेल बता चुका हूं, राजस्थान का दक्षिणी इलाका, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका और गुजरात का उत्तर से पूर्वी इलाका जो क्षेत्र है मिलकर क्या बनता था, मालवा क्षेत्र, जिसे मालव गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था, जिसका प्रसिद्ध राजा हुआ था विक्रमसेन। आगे बढ़ते हैं, किरात जो वनवासी हुआ करते थे, वनवासी क्षेत्र का नाम है। उसके बाद में तुर्क कहा जाता है, तुर्क जो प्रदेश है जहां से ज्यादातर आक्रमणकारी आए थे तुर्किस्तान से, और तुर्क क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध जो व्यापारिक वस्तु बताई जाती थी उसे घोड़ा कहते हैं। तुर्कमान घोड़े सबसे बहुमूल्य बताए जाते हैं। उसके अलावा नागभट्ट द्वितीय ने जहां जिस क्षेत्र को अपना साम्राज्य में मिलाया था उसमें वत्स का भी नाम हमें देखने को मिलता है। वत्स एक गणराज्य था। इसके अलावा मत्स्य जनपद को भी नागभट्ट द्वितीय ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु। तो समय बताया जाता है 833 ईस्वी। 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी जो है, गंगा नदी में
जल समाधि ले ली। क्या ले लिया? जल समाधि ले ली। गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपनी जो जीवन है उसको समाप्त कर दिया था। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने जो पढ़ा था धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध अर्थात जो आक्रमणकारी राजा हुआ करते थे या फिर अटैकर्स या आक्रमणकारी हुआ करते थे, उनका किसी क्षेत्र विशेष पर आक्रमण करने का उद्देश्य केवल और केवल ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो मिलता है धन की प्राप्ति के लिए। तो अपना जो पाठ है नए राजा और उनके राज्य है, इस संदर्भ में जो ये आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं, आक्रमणकारियों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उनमें अगला जो आक्रमणकारी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गजनवी का कार्यकाल क्या था? इसकी ऐतिहासिक जानकारी हमें क्या पढ़ने को मिलती है? अक्सर ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोहम्मद गजनवी जो है यह इसका जो कार्यकाल देखने को मिलता है यह है आपके 997 ईस्वी से लगाकर 1030 ईस्वी। चूंकि यह कार्यकाल हमने इसलिए देखा क्योंकि इसका जो ऐतिहासिक विवरण जो है, इसकी जो शक्तिशाली जो समय की जानकारी मिलती है, यह इसी संदर्भ में हमें पढ़ने को मिलती है। अगर पूछ ले मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासक था, तो यह गजनी का शासक बताया जाता है। गजनी का शासक बताया जाता है मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी जो है, अगर इसकी ऐतिहासिक जानकारी अपने को पढ़नी है तो उस ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम, जो स्रोत है इसकी ऐतिहासिक जानकारी का, उसका नाम है किताबुल हिंद। अब किताबुल हिंद जो है यह किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई थी? तो रचनाकार का नाम आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा सकता है। तो रचनाकार का नाम बताया जाता है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो इतिहासकार, फारसी, संस्कृत, तुर्की आदि भाषाओं का जो जानकार था, विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है यह हर समय मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ ही रहता था। उसका ऐतिहासिक संबंधित विवरण जो लिखने का कार्य करता था। क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने जहां कहीं भी अटैक किए, वहां से विद्वानों को भी उठाकर अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अर्थात किताब जो डिटेल रखती है हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में, ये लिखने वाला था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने यह जो पुस्तक है इसकी रचना किस भाषा में की? तो नाम आता है आपके तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में इस पुस्तक की रचना की। वैसे अल-बरूनी ने एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम है तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद की जानकारी भी इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी। चूंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है किताबुल हिंद, रचनाकार अल-बरूनी, इन्होंने ऐतिहासिक जानकारी का विवरण दिया है मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी जो हैं, इन्होंने सिंध प्रदेश अर्थात भारत को 17 बार लूटा। 17 बार लूटा। किसको लूटा? भारत को 17 बार लूटा था। और हर एक लूट में इसने अत्यधिक धन संपदा जो है भारत से लूटकर अपने साथ में लेके चला गया था। सवाल ये पूछा जा सकता है साथियों कि यह जो मोहम्मद गजनवी पढ़ रहे हैं, तो गजनवी जो है इसका सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो अटैक है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो गजनवी का 16वां आक्रमण। 16वां जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है, यह 16वां आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर चूंकि कहां पड़ता था? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया मोहम्मद गजनवी ने। और इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया, लेकिन यहाँ पर जो स्थित ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने अपने मंदिर को लूटने से बचाने के लिए
अपना सर्वस्व अर्थात सोने की असरफियां, दान, मुद्राएं पूरी की पूरी इसके सामने न्यौछावर कर दी, चूंकि इनसे आग्रह किया कि हमारे ऊपर अटैक ना करे, हमारे मंदिर को लूटे नहीं या तोड़े नहीं। लेकिन सारा सारा जो सोने की मुद्राएं हैं लेने के बावजूद भी गजनवी ने अटैक कर डाला है सोमनाथ मंदिर पर। कहते हैं बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया था सोमनाथ स्थित। चूंकि सोमनाथ स्थित जो मंदिर है इसको पूरा का पूरा भग्न अवशेष में तब्दील करके यहाँ स्थित जो शिवलिंग है इसे शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके इन टुकड़ों को अपने साथ में लेकर चला गया है मोहम्मद गजनवी। अब सोमनाथ का जो मंदिर है ये आधुनिक मंदिर किसने बनवाया था, तो नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले इस मंदिर का वापस पुनः निर्माण किसने करवाया, अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर। बात करते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है इसका जो 17वां आक्रमण हुआ था सिंध के ऊपर, जब ये अटैक हुआ था, इस अटैक में जितनी भी लूटी हुई धन संपदा है उनको खोकर जाति और जाट जाति के शासकों ने इसे छीना झपटी और लूट खसोट कर ली थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने मोहम्मद गजनवी की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया है। मोहम्मद गजनवी के बाद में अगला जो आक्रमणकारी है जिसका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन गजनी का जो गुलाम हमें देखने को मिलता है उसे शहाबुद्दीन गोरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जो है इसने भारत के ऊपर जो अटैक किए हैं, ऐतिहासिक विवरण में हमने जानकारी लेनी है इसकी। तो मोहम्मद गोरी जो है इसने सिंध को जीतने हेतु सिंध प्रदेश को जीतने के लिए कितने असफल प्रयास किए। कई इतिहासकार 6 असफल प्रयास बताते हैं तो कई 7 असफल प्रयास बताते हैं। असफल प्रयास 6 असफल प्रयास किसने किए थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने। चूंकि 7वां जो अटैक है वह अटैक हुआ है दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली जो है उस पर उस समय चाहमान का मतलब होता है चौहान वंश का शासन था। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे दिल्ली की डिटेल पूछी जा सकती है कि दिल्ली का संस्थापक या स्थापना किसने की थी, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली की स्थापना 11वीं सदी में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। तोमर वंश का शासक था। चूंकि जिस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी का अटैक दिल्ली पर होता है उस समय दिल्ली का जो शासक बताया जाता है उसे जिस नाम से जाना जाता है वह है पृथ्वीराज चौहान भी इसे नाम लिख सकते हैं, साथ ही इसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जा सकता है। पृथ्वीराज जो तृतीय है या पृथ्वीराज चौहान जो है, इससे संबंधित अगर हमें ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जानकारी लेनी है तो ऐतिहासिक जानकारी जो है हमें किस ग्रंथ से पढ़ने को मिलती है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है इसके परम मित्र का नाम बताया जाता है चंद्रबरदई ने जो ग्रंथ लिखा है इसका नाम है पृथ्वीराज रासो वेली विगत धवल मंगल 12 मासा चचरी, ये राजस्थानी साहित्य का हिस्सा बताया जाता है। रासो का अर्थ होता है किसी भी राजपुरुष या राजा की वीरोचित कहानियों से संबंधित जो ऐतिहासिक विवरण है उसे रासो कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान वशिष्ठ मोहम्मद गौरी के बीच में जो ऐतिहासिक युद्ध होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम यानी फर्स्ट जो युद्ध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है,
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो प्रथम युद्ध होता है उसे तराइन प्रथम के नाम से जाना जाता है। तराइन प्रथम जो है यह युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी। चूंकि इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान अपने लाव लश्कर के साथ में जीत अर्जित करने में कामयाब रहा। चूंकि अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से दान में अपनी जिंदगी मांग ली और भीख मांगकर यहाँ से जान बचाकर भाग निकला था। चूंकि ऐतिहासिक जानकारी के अंदर अगर हम बात करें राजा या राजपुरुष या राजा या फिर राजपूतों की जो ऐतिहासिक कमियों की बात करें तो उनमें राजाओं में जो दूरदर्शिता की कमी हुआ करती थी। अगर राजपूतों की बात करें तो राजपूत जो हैं यह सांझ ढलने के बाद में युद्ध नहीं करते थे, बिना अस्त्र शस्त्र के शत्रु के ऊपर अटैक नहीं करते थे, भागती हुई सेना का पीछा नहीं करते थे और शरण में आए हुए जितने भी आक्रमणकारी हैं उनको माफ कर दिया करते थे। चूंकि शरण में आ चुका था मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, इसे माफ कर दिया और यहाँ से ये चला गया वापस सिंध प्रदेश के अंदर। इसने सेना संगठित की और वापस आ धमका है सेकेंड तराइन युद्ध के अंदर। जो सेकेंड तराइन युद्ध हमें देखने को मिलता है तराइन द्वितीय है जो तराइन के मैदान के अंदर हुआ था। चूंकि इस युद्ध के अंदर जो है कूटनीति से, किस नीति से? कूटनीति से जीत हासिल की है गौरी ने। किसने? कूटनीति से विजय हासिल करने वाला कौन हो गया? गौरी हो गया। चूंकि गौरी ने इस युद्ध से पहले अपना संधि समाचार भेजा जिसमें वार्तालाप या फिर भेंट करने के उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान को बुलाया, निहत्थे पृथ्वीराज चौहान को, और उसी समय इनको बंदी बनाकर अपने पास में रख लिया। कई इतिहासकार कहते हैं बंदी बनाकर हाथों हाथ इनकी आंखें फोड़ दी और शब्द वेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है इसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन द्वितीय युद्ध के अंदर जो आपकी 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर अजमेर लाया और यहीं पर इसकी हत्या कर दी। कई सारे इतिहासकार कहते हैं इसे घोर प्रदेश लेके चला गया और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है लूट खसोट करने के बाद में खोकर जाति के शासकों ने इसके साथ में लूट खसोट की और इसकी हत्या कर दी थी। तो प्यारे बच्चों, हमने मोहम्मद गजनवी की ऐतिहासिक जानकारी, साथ ही मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का जो प्रसिद्ध युद्ध तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय युद्धों के बारे में भी जानकारी ले ली। इन दोनों युद्धों के बारे में जो ऐतिहासिक विवरण हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, पृथ्वीराज रासो के बारे में भी हमने सविस्तार जानकारी ली थी। साथ ही किताबुल हिंद के रचनाकार अल-बरूनी और इससे संबंधित जो ग्रंथ हैं उसकी डिटेल भी हमने पढ़ी। साथ ही मोहम्मद गजनवी के 17 इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सोमनाथ का जो युद्ध है, सोमनाथ का जो आक्रमण है, इसके बारे में सविस्तार हमने जानकारी ली है। धन्यवाद।